नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। 3 दशकों से भी ज्यादा लंबे समय तक एक पार्टी में रहने के बाद पार्टी छोड़ना किस तरह का डिसीजन रहा और क्यों उन्होंने ऐसा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोक अरोड़ा की, जिन्होंने हाल ही में INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल को अलविदा कह दिया। तो 3 दशकों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार अशोक अरोड़ा ने इंडियन नेशनल लोकदल को अलविदा कह दिया। पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ी, क्या मजबूरियां थी, इन बातों पर तो बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं अशोक अरोड़ा के पॉलिटिकल करियर पर, जो कि काफी लंबा है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पार्टी छोड़ने के पीछे क्या वजह रही, क्या मजबूरियां रही। कुरुक्षेत्र के एक साधारण पंजाबी परिवार से उठकर राज्य स्तर पर एक बड़ा नेता बनने की अशोक अरोड़ा की कहानी काफी दिलचस्प है। बेशक उन्होंने इनेलो से नाता तोड़ दिया है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें आम दल बदलू किस्म के नेताओं की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा। अरोड़ा ने अपनी सियासी कैरियर की शुरुआत इंडियन नेशनल लोकदल के साथ 80 के दशक में की थी और फिर उसके बाद पूरे 35 साल तक वो पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ सिपाही बने रहे। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का उनका सफर उनकी निष्ठा की कहानी बयान करता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अशोक अरोड़ा को पार्टी को अलविदा कहना पड़ा? मुझे नहीं पता लोग कई बार पार्टियां कैसे बदल लेते हैं, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ अनेसर हल्के की जनता के लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी, उस पौधे को जिसने हमें सींचा था आज छोड़ना पड़ा। उनका खुद का बयान है कि पार्टी में उन्हें बेहद सम्मान मिला और पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें अपने बेटों से ज्यादा प्यार किया। दुख मन से उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने, हम कहूंगा कि अभय सिंह और अजय सिंह से भी ज्यादा प्यार अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया तो अशोक अरोड़ा को। साफ है कि जिन हालातों में इनेलो पहुंच चुकी है, इन हालातों में खतरा वजूद को ही लेकर खड़ा हो गया है। चौटाला परिवार की अंदरूनी लड़ाई ने कभी प्रदेश की सबसे ताकतवर रही सियासी पार्टी को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। पार्टी के करीब करीब सभी विधायक और अन्य महत्वपूर्ण नेता इससे किनारा कर गए हैं। ऐसे में अरोड़ा का पार्टी के साथ बने रहना एक आत्मघात से ज्यादा कुछ न होता। अशोक अरोड़ा अब आगे किसका दामन थामने वाले हैं, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। वैसे कयास हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये काफी हद तक सही फैसला साबित होगा। भले ही आज माहौल भाजपा के पक्ष में बना हुआ है और स्थानीय नेता लगातार कमल की शरण ले रहे हैं, लेकिन लंबी दूरी की सियासत करने के कायल अशोक अरोड़ा तुरंत परिणाम हासिल करने की जल्दी में नजर नहीं आ रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, क्योंकि अशोक अरोड़ा के पार्टी में शामिल होने से पहले हमने उनसे खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, वो दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो बातचीत जो अशोक अरोड़ा ने खास तौर पर PTC न्यूज़ के साथ की थी। और उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान तमाम बातें हमसे शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि आखिर ऐसी मजबूरी क्या थी कि उनको ऐसा कठिन फैसला लेना पड़ा। कठिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये फैसला उतना आसान नहीं था। सर, नेचुरली पहला सवाल यही बनता है कि आपका कितने सालों का सफर था वैसे इनेलो में? आपने कब शुरू किया था, ये थोड़ा सा बता दीजिए एग्जैक्टली। हाँ, 1977 में स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जनता पार्टी का गठन किया। जी 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 जी। उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने जनता पार्टी के साथ जुड़ा। ठीक है। जब तक मेरी वोट भी नहीं बनी थी, 1977 की बात। 77। अरे बाप रे। जब तक मेरी वोट भी नहीं बनी थी, मैं छोटा था। अच्छा मैंने यहाँ से MP का चुनाव लड़े थे सरदार रघुवीर सिंह विर्क जी, उनके लिए काम किया जी। अच्छा। और उसके बाद फिर लगातार चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्रभावित होकर उन्हीं के साथ चला, उनके साथ ही रहे। हाँ, 1987 में रास्ता रोको का जब आह्वान चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए किया जी, जब हरियाणा प्रदेश का पानी पंजाब को दिया जा रहा था, हाँ, हाँ। उस समय जब एजिटेशन हुआ
तो रास्ता रोको में मैं भी 1987 में जेल गया। अच्छा। और 1990 में हाँ। हमारे यहाँ से सरदार गुरदयाल सिंह सैनी मेंबर पार्लियामेंट बन गए थे। उनकी सीट विधानसभा थानेसर की खाली हुई थी, तो उस समय उन्होंने मुझे यहाँ चौटाला साहब ने टिकट दी। ठीक है। और मैंने चुनाव लड़ा। ठीक है, उसके बाद का थोड़ा सा बताइए, हम पूरा जानना चाहेंगे एक्चुअली, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएं। मैंने कहा 1990 में उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, मैं यहाँ से एमएलए बना, फिर 1996 में एमएलए बना, 2000 में बना, 2009 में बना। इस दौरान मैंने चुनाव लगातार लड़े। बिल्कुल, और काफी अहम जिम्मेदारियों के साथ आप उसके साथ मैंने भिन्न पदों पे भी काम किया, पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल के तौर पे भी किया। और लगातार 15 साल तक पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में पार्टी की सेवा की। और पार्टी की कार्यकर्ताओं की तरफ से और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से मुझे पूरा सम्मान। जी, आपने ये भी कहा कल कि अपने बेटों से ज्यादा उन्होंने हमेशा आपको मान दिया है। निश्चित रूप से वो कभी अजय सिंह और अभय सिंह की बात टाल जाते थे, लेकिन और मेरी बात नहीं टालते थे। मुझे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार उन्होंने दिया। परंतु कोई राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि मेरे सामने अब जो था केवल 2 विकल्प थे। अच्छा। एक तो था कि मैं अपने साथियों को छोड़ूं, क्योंकि साथियों ने मुझे कह दिया था कि हम 15 साल से आपके साथ हैं जी, और पार्टी की टूट के बाद अब हमें भविष्य नजर नहीं आता। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं दबाव था, कार्यकर्ताओं का दबाव था। जी, कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मुझे ये कहा गया कि अगर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं, और आप अगर कोई निर्णय लोगे तो हम साथ हैं। मेरे पास विकल्प 2 ही थे, कि या तो मैं पार्टी छोड़ूं या अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ूं, थनेसर हल्के की जनता को छोड़ूं। तो फिर मैंने बड़े भरे मन से जिस पौधे को हमने खुद चौधरी देवलाल ने लगाया, चौटाला साहब और हमने मिलकर सींचा, आज हम उसको छोड़ के आए हैं। आखिर बहुत मुश्किल होता है 40 साल का सफर, वो हम छोड़ देख के भी आना, सकते थे आप कि उन लोगों ने मुझे जो कुछ दिया। मैं ये कहूँगा कि मुझे मेरे पास आज राजनीतिक रूप से जो ताकत है जी, वो थनेसर की जनता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से है। जी, जब आपने ये फैसला लिया, आपका मनोभाव में जाना, एकदम से तो फैसला नहीं लिया होगा, बहुत दिनों से आपने सोच विचार किया होगा, तमाम चीज़ें आपके सामने आई होंगी, तमाम चुनौतियां आपके सामने आई होंगी, किस तरह से आपने इस चीज़ को आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। अच्छा, ओके। जब हम यहाँ पर हमारा उम्मीदवार अर्जुन चौटाला था जी, तो बहुत एक नेक लड़का, बहुत मेहनत बिल्कुल, हम आए भी थे, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी चुनाव में, हमारे कार्यकर्ताओं ने कमी नहीं छोड़ी, परंतु लोगों ने जी इस बात को बुरा माना कि परिवार की टूट के बाद परिवार बिखर गया, आप इनको वोट नहीं देंगे। तो लोगों ने हमारी मेहनत के बावजूद भी, अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद भी हमें वोट जब नहीं दिया, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझे कहा कि अब आप बताओ क्या करोगे। अच्छा। मैंने कहा कि हम डिसीजन लेंगे। 3 महीने आपके पत्रकार साथी भी मुझे पूछते रहे कि हमने कोई बाइट करनी है, मैं कहता था अभी मैं अज्ञातवास में हूँ। तो फिर आखिर क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव कार्यकर्ताओं के उस पर साथियों के साथ ही लड़ा जाता है, तो मैंने उनकी बात मानकर कल उस पार्टी को छोड़ा जिसको कभी हमने सींचा था। जब आपने छोड़ा, इनेलो की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई हो या फिर एक म्यूचुअल था और उनको पता था, ये ऐसा कुछ है आपके साथ अनुभव? नहीं, मेरी कोई, आपने बस छोड़ दिया, मैंने पार्टी छोड़ दी और मैंने उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपना फोन बंद कर दिया। अच्छा, इसलिए कर दिया कि मैं कल बहुत दुखी था। हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, और मैं कोई छुपा के नहीं रखता। मैंने कल भी कहा और आज भी कहा कि मैंने 40 साल तक एक पारी खेली आई लोकदल के साथ, चौटाला साहब के साथ। अब नई पारी खेलूंगा, मैंने पहले भी उनके आशीर्वाद से शुरू की थी। जी। और नई पारी में अच्छा, आपने कल उनका आशीर्वाद लेके आऊंगा। जी, आपने कल ये भी कहा, मैंने आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े ध्यान से सुना, आपने कल ये भी कहा कि जिस तरह से मैंने अपनी आधी जिंदगी इसके साथ गुजारी है, मैं चाहता हूँ मैं जहाँ ज्वाइन करूँ वहाँ मेरी बाकी आधी। निश्चित रूप से ये जो लोग आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, मुझे नहीं पता कि वो किस मन से चले जाते हैं, परंतु मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब 40 साल एक पार्टी में गुजारे हैं, अब जहाँ भी जाए सोच समझ के निर्णय लेके अपना अगला जीवन वहीं गुजारे। जी, हाँसी से भी आज 3 और इनेलो
के कार्यकर्ता जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं, लगातार छोड़ना जारी है। आपको वैसे इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य अभी क्या दिख रहा है? कल आपने कहा कि नेशनल पार्टीज के मुकाबले अभी सिचुएशन ऐसी है कि नेशनल पार्टीज के मुकाबले रीजनल पार्टीज का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अच्छा। जिस प्रकार से लोकसभा के इलेक्शन आए हैं उनसे लगता है कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य ज्यादा नहीं है। जहाँ तक बात है INLD के भविष्य की, जी मैं तो उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हमेशा जी करता जी रहूंगा जी कि जी वो उनका परिवार एक भी हो जाए, अच्छी बात है। जी जी परिवार एक होना चाहिए सामाजिक तौर पे। अजय सिंह और अभय सिंह को मैंने हाँ, बहुत खाप भी काफी बहुत ट्राई कर रहे हैं। नजदीक से देखा है। जी जी, वो एक आपने तो बढ़ते हुए देखा। एक अच्छे भाई नहीं, वो एक अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने तो दोस्ती की तरह की है। तो वो अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके परिवार में तो खुशी होगी, उतनी खुशी अशोक अरोड़ा को भी। क्या आपको लगता है कि रमेश दलाल की जो कोशिश है, जो कि बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं कि दोनों परिवार एक हो जाएं, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैं तो कहता हूँ कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। जी जी नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज इम्पॉसिबल। जी जी इसकी जी अच्छे की सोचनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि कौन क्या क्या बोल रहा है। आपके इनेलो से त्यागपत्र देने पर जो विपक्षी दल हैं तमाम बातें कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी का तो बाद में आती हूँ। दुष्यंत चौटाला कल उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे इनेलो मतलब जो चौटाला परिवार है उन पर ही कहीं ना कहीं एक आक्षेप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे ये पता चलता है, अशोक अरोड़ा जी का छोड़ना ये इंगित करता है कि जिस तरह से प्रताड़ित हमें किया था चौटाला परिवार ने, कुछ उसी तरह से प्रताड़ित उनको भी किया होगा। क्या ऐसा है? हमारा बेटा है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, अब करंट सिनेरियो विधानसभा में अभी आपको क्या दिख रहा है? चुनौतियाँ आप जहाँ जा रहे हैं, चलिए उस बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको करंट सिनेरियो क्या दिख रहा है? क्या बीजेपी मजबूत दिख रही है या कांग्रेस बहुत अच्छी चुनौती के तौर पर सामने आ रही है? क्या लग रहा है? जैसे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जी, अगर आप ये मान के चलें कि पार्लियामेंट का चुनाव विधानसभा के चुनाव में वो नतीजे होंगे, तो मेरा बड़ा लंबा तजर्बा है राजनीति में। अच्छा ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, मतलब राजनीति आप चीजें देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि 2009 के अंदर बीजेपी और हम मिलकर चुनाव लड़े थे जी और 10 की 10 सीटें हम हार गए थे। और 2009 में हमारा समझौता टूट गया और विधानसभा का चुनाव हम अलग अलग लड़े। जी जो कांग्रेस पार्टी सारी सीटें जीती थी, वो विधानसभा में केवल 40 पे आगे रुकी थी, बहुमत भी नहीं मिला था। तो ये अलग अलग मैटर होता है, इसमें लोकल इशू होते हैं, कैंडिडेट के इशू होते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चुनाव जो होगा वो लोकल इशू पे होगा, ना कि नेशनल इशू। ठीक है। एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगी, आगे आप खुद को लेके आप खुद को कहाँ खड़ा पा रहे हैं इस वक्त? क्योंकि एक इतनी सालों तक आपने जिस पार्टी के साथ गुजारा, अब आपने उसको छोड़ा है, वजह राजनीतिक रहे या जो भी आपने कहा कि छोड़ना ज़रूरी हो गया था, कहीं ना कहीं दबाव था। अब आप अपने आप को कहाँ, किस स्थिति में मजबूत बहुत बड़ी जिम्मेवारी अच्छा। धनेश्वर की साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर छोड़ी है। अच्छा। कि जो निर्णय लोगे आपके साथ अच्छा। हैं, अच्छा, तो मैं बड़े सोच समझ के उनके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या क्या जल्द चुनौती निर्णय। हैं थानेसर के जनता की अगर हम बात करें तो क्या क्या चुनौतियां आपके सबसे सामने? बड़ी चुनौती थानेसर में बेरोजगारी की। जी, यहाँ अच्छा। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार है नहीं। विकास के काम भी काफी रुके हुए हैं सर यहाँ विकास भी बहुत कम हुआ है। पे। हुआ है, क्या बहुत लगता है कम हुआ है। बीजेपी ने सिर्फ बातें की है यहाँ पे? देखिए, मैं कहता हूँ काम हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हुआ, हाँ। परंतु जिस तेजी से होना चाहिए था उसमें अभी कमी है। अच्छा। जहाँ तक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ इलाके में, एक तो बेरोजगारी की है, जी 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 और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। और दूसरी बड़ी समस्या जो आज बहुत खतरनाक है, जिस पे हम सभी पार्टी के लोगों को ध्यान देना है, वो है नशे की। यहाँ नशा बहुत बढ़ रहा है। ज्यादा। जी, पहले हम पंजाब को सुना करते थे, जी जी जी। आज पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा प्रदेश में नशा बढ़ रहा है। सबसे काम राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को नशे को रोकने का करना चाहिए, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। जी जी। और पानी का दोहन, जो अगर भूमिगत जल स्तर की भी बात करें तो भी ये बड़ा इफेक्टेड एरिया है आप सर। ये ऐसी देखिए, चीजें- हमारा जो जिला है उसके 2 ब्लॉक, लाडवा ब्लॉक, जी जी बिल्कुल। आपका भुवैन ब्लॉक और एक शाह बहादुर ब्लॉक भी और बेवा भी, ये क्रिटिकल जोन में चले गए। क्रिटिकल, बिल्कुल सही, तभी मैं पानी कह रही नीचे हूँ। चला गया। क्या आपके तो सामने पानी- हाँ, ये समस्या बहुत बड़ी है हाँ। कि प्रधानमंत्री जी ने भी और कहा है
कि इस देश की समस्या बहुत बड़ी है। और वो एक समय था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, उन्होंने नदियों को जोड़ने की भी एक बात कही थी, जिससे जो पानी वेस्ट जाता है वो ना जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। जी जी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आ जाती है तो क्या इस इलाके का कायाकल्प हो सकता है, या बीजेपी ने अपने पिछले कार्यकाल में कुछ किया नहीं है और कुछ नया चेंज करने मैंने की कहा, जरूरत है? देखिए, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था। हाँ जी। हरियाणा प्रदेश जब बना था, यहाँ सड़कें भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, पानी की भी बहुत समस्या थी, स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। तो हरियाणा प्रदेश पे समय समय में जो भी मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे, मैं ये नहीं कहता किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ नहीं, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ। ठीक है। पूरे हरियाणा प्रदेश में काम हुआ। यही वजह है कि आज पिछली सरकार भी कहती थी कि नंबर 1 है, अब के कहते हैं नंबर 1 में। ये कल एक दिन में या 5 साल में कोई नंबर 1 पे नहीं ले आता। ये पूरी मेहनत होती है, शुरू से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके साथ साथ चलता है। जी जी जी। तो आप, और जहाँ तक कुरुक्षेत्र की बात करोगे, कुरुक्षेत्र क्या, तो जो भी काम हुआ, जब मैं यहाँ पर मिनिस्टर था, बहुत बच्चों को रोजगार भी मिला। हाँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम थे, सारा शहर 4 लाइनिंग हुआ। उसके बाद गीता जयंती आज अच्छे स्तर पर मनाई जाती है। परंतु अगर इसकी भी शुरुआत की बात करेंगे, तो एनडीए की सरकार होती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले उन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी को, देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी को कुरुक्षेत्र की धरती पर बुलाकर गीता जयंती को और महत्व को बढ़ाया था। तो शुरुआत वहाँ से, शुरुआत पहले हुआ करती थी। स्वामी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, स्वामी गणेशानंद जी, जयराम विद्यापीठ वाले, गीता धाम वाले किया करते थे। परंतु उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा पहले कि इसका महत्व बढ़े, और हर 5 पूरे साल यहाँ आया करते थे। अच्छा। और खुद देखा करते थे, इसका बड़ा उन्होंने बढ़ावा देने का। जी। अब एक आखिरी सवाल ही कहूँ, या फिर जो सब जानना चाहते हैं, आपका किस पार्टी की तरफ आप मतलब रुझान दिख रहा है, या कहाँ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या अपनी नई पार्टी शुरू करना चाहते हैं? सिंपल। मैं पहले कह चुका हूँ जी कि मैं राष्ट्रीय पार्टी में जाऊँगा। ओके। और ये बहुत कठिन है अगली रणनीति तय करना। कब तक सर? अब कोई टाइम तो रहा ही नहीं। अच्छा, हाँ। 1-2 दिन में उन साथियों ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है, परंतु मैं भी उनसे अलग अलग 5-10 जो मेन लोग हैं बुला के पूछ के 1-2 दिन में फैसला। पार्टी का नाम नहीं बताएंगे अभी? अभी मैंने फैसला ही नहीं लिया। अच्छा, अभी फैसला मतलब आपको मिल रहे हैं ऑफर्स, ऐसा कुछ नहीं, है, या आपने ऑलरेडी? किसी नेता से कोई बात अच्छा, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया? मैंने डिसाइड है कि मैंने जाना है। अच्छा, अब किस में जाना है, ये 5-10 साथियों से सलाह करके आपको बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं एक जाते जाते एक सवाल, हमारे पीटीसी न्यूज़ के ज़रिए दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, या फिर विधानसभा चुनाव के बारे में? थाने सर की जो आपकी जनता है वो आपसे क्या उम्मीद कर रही है, और कितना? मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता से कहूँगा कि चुनाव आ रहा है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक थानेसर की बात है, मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ, थानेसर की नहीं, मैं हरियाणा की बात कहता हूँ, हर वोटर से कहता हूँ कि वोट देने से पहले आप तुलना करें, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर ये सोच के तुलना करोगे तो निश्चित रूप से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, बुरे जाएंगे। मैं अपने हल्के के लोगों से भी कहूँगा कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरे सामने जो चुनाव लड़ें उनमें और मेरे में तुलना कर लेना। अच्छा। अगर मैं बेहतर हो दे देना, नहीं उनको दे देना, मेरी वोट भी उनको दिवा देना। तो ये थी अशोक अरोड़ा के साथ हमारी बातचीत। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।